दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश भारतवासी हिंद युग से आप सबसे मुखातिब हूँ। साल 2021 अपने आखिरी चरण में पहुँच चुका है। आज साल का आखिरी दिन है और हम एक तरीके से ये चर्चा करने आए हैं कि इस साल में बतौर प्रकाशक हमने क्या क्या किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंद युग का एक उपक्रम हिंद युग ब्लू भी है, जो कि एक तरह से लेखक प्रकाशक साझा उपक्रम है, जिसमें लेखकों के भरोसे को प्रकाशक भी अपना भरोसा देता है। और हम जो है उसके तहत कुछ पुस्तकें प्रकाशित करते हैं हर साल। ये 2017 से हम ऐसा कर रहे हैं और साल 2021 में हिंद युग ब्लू के तहत कुल 21 किताबों का प्रकाशन हुआ है। तो मैं मेरे साथ वसीम अकरम, जो हिंद युग में संपादक हैं और हिंद युग ब्लू की पुस्तकों को बहुत करीब से देखते हैं, हम आपके सामने उपस्थित हैं कि हम हिंद युग ब्लू से प्रकाशित किताबों के बारे में थोड़ा बातचीत कर सकें, आपको बता सकें। बहुत सारे हमारे ऐसे पाठक हैं जो बहुत सघनता से हिंद युग को पढ़ते हैं और हिंद युग को फॉलो करते हैं। उनको ज़्यादातर पुस्तकों के बारे में मालूम होगा, उन्होंने इनमें से कई सारी पुस्तकें पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि साल के आखिरी दिन हम साल भर की उपलब्धियों के तहत भी एक तरीके से इसको बताएं और इसी माध्यम से अपने पाठकों को सूचित करें कि साल 2021 में हमने किन किन पुस्तकों का प्रकाशन किया। तो हिंद युग ब्लू के तहत कुल 21 किताबों का प्रकाशन हुआ, जिसमें से कि 4 कविता संग्रह हैं। और मैं अगर नाम लेकर के बताऊं तो सुरभि तलरेजा का कविता संग्रह पंछी गीत गाता, अनमोल खत्री का कविता संग्रह जितने धागे उतनी गिरे हैं, ये अभी कुछ चंद दिनों पहले ही प्रकाशित हुई है। और डॉक्टर अशोक बिज का कविता संग्रह रूह के रंग, और अभी कुछ दिन पहले ये भी एक संग्रह आया वीरेंद्र बिश्नोई सुमन का कविता संग्रह कोई नहीं अधरों से कहता। 21 पुस्तकों में 4 कविता संग्रह हैं, दो कथेतर पुस्तकें भी हैं, जैसे कि एक है मेरा फिल्मी सफरनामा, जो शरद चंद्र देवस्थले की, जो उन्होंने फिल्में देखी, जिन फिल्मों को उन्होंने पसंद किया अपने समय की। ये एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई फिल्मकार हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी और फिल्म का रसज्ञ होने के नाते इन्होंने जो फिल्में देखी और वो जो फिल्मों को अपने तरीके से व्याख्यायित किया, ये उस चीज उनके उन आलेखों का संग्रह आप इसे कह सकते हैं। तो ये शरद चंद्र देवस्थले की किताब। और एक किताब आई दिनेश कुमार गुप्ता की, खूब बेचो खूब कमाओ। दिनेश चंद्र गुप्ता देहरादून के सफल उद्यमी हैं, उनका वहाँ पर रिटेल का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। तो उनको ये लगा कि जो उन्होंने अपने बिजनेस में 30 या उससे भी अधिक समय के अनुभव से जो सीखा कि कैसे आप खूब बेच सकते हैं और खूब कमा सकते हैं, अपना अनुभव उन्होंने इस किताब के माध्यम से बांटने की कोशिश की, जो मेरे ख्याल से जो लोग भी किसी किस्म का भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक उपयोगी पुस्तक हो सकती है। 3 कहानी संग्रह भी आए, जिसमें कि पहला कहानी संग्रह आया मन आंगन। ये गरिमा वर्मा का कहानी संग्रह है, जो मोटे तौर पे घरेलू और ऐसे भी कर सकते हैं 90 के दशक की महिलाओं की कहानियां हैं। इसके अलावा अभी कुछ 1.5 महीने पहले नीरज उपाध्याय का पहला कहानी संग्रह आया उदास पानी में डूबा चांद। ये कहानियां नीरज उपाध्याय किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में भी बहुत बार फाइनलिस्ट हो चुके हैं, अच्छा लिखते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। ये उनकी पहली किताब है। और उज्ज्वल महलवानी, जो बहुत ही अधिक आप कह सकते हैं युवा व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से इनकी उम्र शायद 23-24 साल है और उस उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अच्छी किताब है शर्मा जी का लड़का, जो कहानी संग्रह है। तो कुल मिलाकर के 3 और 2 5 और 4 9 पुस्तकें तो हैं, ये हैं, और बाकी 12 पुस्तकें जो है उपन्यास रूप में प्रकाशित हुई। अगर हम संक्षेप में बताएं तो सूरज प्रकाश जड़सेना का उपन्यास फक्कड़ द पैरेलल लाइफ। अभी हम वसीम से कुछ पुस्तकों पे डिटेल में भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैं पहले संक्षेप में किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम बता दूं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। मृदुला श्रीवास्तव का उपन्यास यात्रा बोध, योगेश कुमार का उपन्यास उलझी सी कहानी,
प्रगीत का उपन्यास दूसरी दुनिया, अंजलि मिश्रा का उपन्यास अनुमिता, निमिष अग्रवाल का उपन्यास बुझाए न बुझे, पीयूष बैंदाड़ा का उपन्यास इश्क एक्सप्रेस, संतोष कुमार का उपन्यास वर्जिन मदर, डॉक्टर आनंद कश्यप का उपन्यास गांधी चौक, भरत गढ़वी का उपन्यास ड्रीम जर्नी, कविता झा का उपन्यास रायता फैल गया और अजय कुमार शुक्ला का उपन्यास वरदायनी। तो इस तरीके से हिंद युग ब्लू उपक्रम से, जो हिंद युग का एक लेखक प्रकाशक साझा उपक्रम है, उससे साल 2021 में 21 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। तो मेरे साथ वसीम हैं जो कि बहुत करीब से इन पुस्तकों को देखते रहे हैं। तो वसीम जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब साल 2021 हिंद युग ब्लू के लिए कैसा रहा? किन किताबों ने अच्छा किया? कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने आपको काफ़ी प्रभावित किया? कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपकी नज़र में अच्छा करनी चाहिए, मतलब अच्छा उनको करना चाहिए था, लेकिन उतना संतोषजनक उनका रिस्पांस नहीं रहा? जी, 2021 हम ब्लू के लिए एक अच्छा ही साल माना जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 किताबें बहुत अच्छी आई। जैसे कि रायता फैल गया, ये एक व्यंग है भ्रष्टाचार पर, किस तरीके से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा रिस्पांस इसका नहीं आ पाया, हालांकि इसको खूब ज़्यादा बिकना चाहिए था। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से हमारे समाज में है, पुलिस महकमे में है या और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में है, उसकी बखिया उधेड़ता हुआ ये उपन्यास। इसमें एक मुर्गे की कहानी कही गई है कि मुर्गा जो है जिसको मार दिया गया है, तो वो पुलिस वाले उस पर खोजबीन करते हैं कि ये मुर्गा कहाँ से आया, किस तरफ से आया, ये मुर्गा कौन है। तो मुर्गे को ही कहानी का पात्र बनाया गया है। ये काफ़ी अच्छा उपन्यास माना जाएगा। मैं इस अभी रायता फैल गया का जिक्र आया, तो एक मैं प्रसंग का जिक्र करना चाहूँगा कि हिंदी के एक युवा कहानीकार जो काफ़ी लोकप्रिय भी रहे, उनको ज्ञानपीठ में मेरे ख्याल से उनको नवलेखन सम्मान भी मिला, शशि भूषण द्विवेदी। और शशि भूषण द्विवेदी का दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष निधन हो गया। तो जब वो थे तो हमारी किताबों का संपादन का काम किया करते थे, ज्यादा कदा जब उनको थोड़ा बहुत समय मिलता था। तो संयोग से रायता फैल गया का भी प्राथमिक संपादन उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने इसका संपादन करके भेजा तो उन्होंने कहा कि यार क्या मस्त किताब है, मैं तो पेट पकड़ के हंसता रहा, तो बड़ी अच्छी किताब है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ये बात याद आ गई, और पाठक भी जिन्होंने इसे पढ़ा होगा वो भी ऐसा ही महसूस किए होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए एक बार। जी, अच्छा, मैं एक पुस्तक का और अगर इसमें जिक्र करूं जो मुझे लगता है गांधी चौक, जो आप भी वही उठा रहे थे, कि जिसको जो मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट है, वहाँ पर एक गांधी चौक है जहाँ पर ढेर सारे छात्र जो है IAS PCS या सिविल सर्विस, बिलासपुर या रायपुर, कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़। तो वहाँ पर तो उसकी कहानी है कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट तैयारी करता है, 3 से 4 अटेम्प्ट तक जाता है, फिर भी नाकामयाबी हासिल होती है। इसमें एक ऐसा पात्र है जिस पात्र की यह कहानी है कि वो अपने चौथे अटेम्प्ट में भी वो नाउमीदी के कगार पे जाके खड़ा होता है कि मैं 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी अब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो 1-2 नंबर कुछ नंबर से रुकता है, वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है सर, ठीक उसी दिन उसका रिजल्ट आता है और वो सफल होता है। तो ये इस तरह की कहानियां भी हमारे समाज में हैं, खासतौर से एस्पिरेंट की जो तैयारी करते हैं दूर दराज क्षेत्रों में जाकर, दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या फिर छत्तीसगढ़ तो रायपुर में गांधी चौक पर। तो इस किताब से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी उन छात्रों को जो निराश ना हो कि भाई चलो 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फाइनली चौथे अटेम्प्ट तक जाते जाते उनको निराश वहाँ तक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का कुछ भी वो नहीं कहा जा सकता कि वो कब सफलता मिल सकती है। 1 नंबर से 2 नंबर से रुकने से कोई निराशा, और ज़िंदगी खासतौर से
ये एक सफलता या असफलता को लेकर ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाती। ज़िंदगी के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए है। तो यह किताब ये बताती है कि ज़िंदगी में हम आगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस जो छात्र सुसाइड करता है उसके पैरेलल उसके साथ ही सब लोगों ने आगे की ज़िंदगी का रास्ता उसके ज़रिए बनाया कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना है, या लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सुसाइड का रास्ता कभी भी अख्तियार नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, तो मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो किताब से इतर है लेकिन किताब के बारे में है, कि इंडियन ब्लू से प्रकाशित इन सभी 21 किताबों में सर्वाधिक जिसने परफॉर्म किया, जो सबसे बेहतर बिकी किताब, वो गांधी चौक को लोगों ने सर्वाधिक पसंद किया। एक किताब जिसका मैं अभी इससे पहले भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये उन अर्थों में एक अलग किताब है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं। तो इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि शरद मतलब मूल रूप से तो ये इंजीनियर हैं और मेरे ख्याल से ये शायद ज्योतिष रिटायर्ड पर्सन है। और तो जो सिनेमा तो क्या खैर हम सब ने देखा है, हमारे पापा ने भी देखा होगा, लेकिन उसको अपने यादों में इस तरह से संजोना कि उसके बारे में लिखना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और आपको ये पुस्तक व्यक्तिगत रूप से कैसी? मुझे व्यक्तिगत रूप से किताब बहुत अच्छी लगी, इसलिए भी कि मैं खुद भी सिनेमा बहुत देखता हूँ और सिनेमा के हर हिस्से को, जैसे सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू उस सिनेमा में शामिल होते हैं। और इस किताब की सबसे जो खास बात है वो है गीत। गीतों को लेकर इन्होंने ये कहा है कि हमारे भारतीय सिनेमा अकेला ऐसा सिनेमा है जिसमें गीतों का महत्व है। जो सिनेमा में शामिल है, हमारे भावों को, हमारे अपने अभिव्यक्तियों को गीतों के माध्यम से जो फिल्माया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सीन में तो फिल्माया जाता है वो ठीक है, वो समझ में आता है। दूसरी फिल्मों में जैसे हॉलीवुड की बात करें, वहाँ फिल्मों में गाने नहीं होते, या और भी दूसरे देशों के फिल्मों में गाने नहीं होते, लेकिन बॉलीवुड में गानों के जरिए हमने फिल्म देखी है कि मतलब गाने बज रहे हैं, गाने हम सुन रहे हैं और उसके जरिए हम फिल्म की कहानी भी समझ रहे हैं कि हाँ इस गाने की वजह से इस फिल्म की कहानी ऐसी हो सकती है। तो गाने भी हमें बताते हैं कि फिल्म कैसी होगी जी। तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू है इसको पढ़ने का, और इसको ज़्यादा सिनेमा की उससे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। क्लासिक कि इन्होंने कुछ क्लासिक फिल्मों का इसमें जिक्र किया है, जैसे कि इजाज़त फिल्म का जिक्र है, एक माँ की जंग है, जैसे मॉम फिल्म है, नई फिल्म भी है, पुरानी फिल्में भी है। ये है, हालांकि पुरानी फिल्मों को इन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया है देखने का या उसके बारे में लिखने का, लेकिन नई फिल्में भी इन्हें पसंद है। रमन राघव जो अनुराग कश्यप की फिल्म थी, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल में अपनी समीक्षा लिखी है कि किस तरीके से इस फिल्म को बनाने में क्या क्या चीज़ें की गई। सैराट एक मराठी फिल्म थी जो ऐसे लव एंगल पे बनी थी, जिसमें कि कास्टिज्म कह सकते हैं कि कास्टिज्म ऊंच नीच का मामला था। और उस फिल्म को उन्होंने इस तरीके से देखा है कि हिंदुस्तान में तो कास्टिज्म एक धर्म की तरह है और हर एक आदमी के उसमें बसा हुआ है और इस पर कोई हिम्मत नहीं करता फिल्में बनाने की। सैराट जैसी फिल्में बहुत कम ही बनती हैं। तो इस हिसाब से मेरा फिल्मी सफरनामा ये बहुत ही अच्छी किताब है और हर पाठकों को पढ़नी चाहिए, और खासतौर से सिनेमा देखने वाले पाठकों को तो इसको जरूर पढ़नी चाहिए। तो वसीम जी, मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि जैसे जो कहानी संग्रह है पिछले वर्ष, जैसे ये 3 कहानी संग्रह इंडियन ब्लू से आए, एक तो शर्मा जी का लड़का मैं दोबारा दिखा दूं, एक उदास पानी में डूबा चांद, और तीसरी किताब मन आंगन। तो इन तीनों पुस्तकों में से आपको सर्वाधिक किसने मतलब प्रभावित? सर्वाधिक जो पसंद आई वो है मन आंगन। अच्छा। क्योंकि ये मैं एक बार सुन भी रहा था कि आप लेखिका से इसके नाम को लेकर के भी आप लोग बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद करते रहे कि क्या नाम रखें। वो कई नाम को लेकर उन्होंने कई सुझाव दिए, मशवरे दिए कि हमको ये नाम रखना है। और बेसिकली इस मन आंगन ये कहानियों का एक संग्रह है, लेकिन वो सारी कहानियों में जो आंगन है वो केंद्रीय पात्र है, आत्मा है। आंगन ही जो है सबको देख रहा है। जैसे कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कहानी आंगन जानता है जी। बच्चा बड़ा हुआ तो उसके खेलने कूदने की कहानी आंगन को पता है, और पढ़ने जा रहा है, स्कूल से आ रहा है तो उसकी भी कहानी उसको पता है। फिर उसकी शादी हुई
तो उस शादी के मंडप में मेहंदी या जो भी रस्में होती हैं उन सब की कहानी आंगन कहता है। एक उम्र के बाद ऐसा आता है कि वहाँ से पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची आंगन छोड़ के विदेश चला जाता है या अपने उस गांव को छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है जी। तो वो दोबारा जब वो लौट के आता है तो आंगन उससे बात करता है कि तुम मुझे छोड़ कर गए, लेकिन देखो यहाँ अचार की अभी भी महक है, जिस आंगन में अचार दोपहर की धूप में सुखाए जाते थे, माया डालती थी अचार, और देखो तुम्हारा चप्पल अभी भी वहाँ कोने में पड़ा हुआ है। तो ये कहानी मन को एक मोहने वाली है, इसकी सारी कहानियाँ मन को मोहने वाली हैं और बचपन से लेके बुढ़ापे तक की है कि अब बाबा बूढ़े हो गए हैं, तो बाबा बूढ़े हो गए हैं तो सिर्फ बाबा ही नहीं बूढ़े हो गए हैं, बल्कि हमारा आंगन भी एक तरीके से बूढ़ा होता चला जा रहा है। अब उसकी सारी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, क्योंकि गांव से आंगन खत्म हो। तो मेरे ख्याल से हमने संक्षेप में बहुत सारी बातचीत कर ली है किताबों पर। हालांकि किताबें बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि इससे एक ध्यान में भी बात आई कि इन किताबों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से और सीधे लेखक से जुड़ करके भी बातचीत हो सकती है। और मेरे ख्याल से भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। मैं ज्योति दुबे से आग्रह करूंगा कि वो आगे जो है इनके लेखकों से सीधी बातचीत का कोई एक सिलसिला बनाए और किताबों पर बातचीत करें। फिर भी मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बार और इन किताबों का फिर से नाम ले लेना चाहूँगा ताकि आपके जहन में किताबें आ जाएं। वसीम जी से आपसे आग्रह करूंगा कि बता दें कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। कहानी संग्रह शर्मा जी का लड़का, लेखक है उज्ज्वल मालहावनी। मन आंगन गरिमा जी की कहानी संग्रह है ये। उदास पानी में डूबा चांद, नीरज उपाध्याय का कहानी संग्रह है। ये कथेतर है मेरा फिल्मी सफरनामा, शरद चंद्र देवस्थले का। गांधी चौक उपन्यास है डॉक्टर आनंद कश्यप का। रायता फैल गया कविता झा का उपन्यास है। बाकी मैं बताता हूँ, अजय कुमार शुक्ला का उपन्यास बरदायनी, भरत गढ़वी का उपन्यास ड्रीम जर्नी, संतोष कुमार का उपन्यास वर्जिन मदर द स्टोरी ऑफ ट्रू लव, पीयूष बैंदाड़ा का उपन्यास इश्क एक्सप्रेस, निमिष अग्रवाल का उपन्यास बुझाए न बुझे, अंजलि मिश्रा का उपन्यास अनुमिता, प्रगीत का उपन्यास दूसरी दुनिया, योगेश कुमार का उपन्यास उलझी सी कहानी, मृदुला श्रीवास्तव का उपन्यास यात्रा बोध और सूरज प्रकाश दृढ़सेना का उपन्यास फक्कड़ द पैरेलल लाइव्स। इसके अलावा एक ये सेल्फ हेल्प की किताब है धंधे के फंडे, कविता संग्रह कोई नहीं अधरों से कहता, कवि हैं वीरेंद्र बिश्नोई सुमन, डॉक्टर अशोक बीज का कविता संग्रह रूह के रंग, अनमोल खत्री का कविता संग्रह जितने धागे उतनी गिरहें और सुरभि तलरेजा का कविता संग्रह पंछी गीत गाता। तो दोस्तों ये हैं साल 2021 में प्रकाशित हिंदू ब्लू से प्रकाशित किताबें। और जिस तरीके से हमें लगता है कि हिंदू ब्लू का जो साल 2021 का कैलेंडर विविधतापूर्ण रहा, हम उम्मीद करते हैं कि कल से जो नया साल शुरू हो रहा है इसी तरह की रंग बिरंगी किताबें और इसी तरह की विविध विषयों पर विविध विधाओं की किताबें हिंदू ब्लू से प्रकाशित होंगी। मैं साथ में वसीम अकरम अपने पाठकों, अपने लेखकों, अपने मित्रों और सभी सुधीजनों को आने वाले वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।